हेलो 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 बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, विजिबल। अगर सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। हाँ, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। हाँ बेटा, अब बताओ साउंड कैसी है? साउंड आज परफेक्ट है या नहीं? साउंड परफेक्ट है या नहीं? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, साउंड परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, ऑल ओके। ओके ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। क्लियर है बिल्कुल? आज हम क्या क्या कवर करने वाले? अच्छा, एविडेंस चल रहे थे हमारे, ठीक है, अभी तो एविडेंस चल रहे थे। एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन, ये टारगेट है हमारा आज का। ठीक है, और एडेप्टिव रेडिएशन के बाद मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दूंगा एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें आप लैमार्किनिज्म तो आज मैं करा दूंगा। ठीक है, लैमार्किनिज्म तक मैं करा दूंगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी आज हम कवर कर लेंगे। कल लगभग लगभग इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल कल के लेक्चर में फिर दो चीजें बचेंगी जो मैं मंडे को जो लेक्चर लूंगा उसमें लेने वाला हूं। ठीक है, एक तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन फिर से समराइज करूंगा। ठीक है, और ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ये मैं मंडे को, यानी मंडे को आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? यानी मंडे के बाद हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेशन ऐसे लेंगे। पहले सारी बॉटनी खत्म होगी आपकी, ठीक है, मेरे लेक्चर बॉटनी में चले जाएंगे। फिर बॉटनी खत्म होते ही हम लोग प्रैक्टिस सेशन कराना चालू कर देंगे ऐप पर, अपने मतलब बैच के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ, और उधर हम यूट्यूब पर भी अपना पैरेलल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस सेकंड सेशन मेरा लगी गया है, सैटरडे का है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट क्या मतलब, सब पूरा रिवीजन है। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो सैटरडे को शाम को पूरा एनसीईआरटी कराने वाला हूं, उसके अंदर फुल एनसीईआरटी, जिसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस बार मैं सैटरडे को सेशन ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, मतलब 2-2.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर पूरा थ्योरी, पीवाईक्यूज और सारे क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, तो थोड़ा सब कुछ होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, और दोनों का भी लेक्चर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मिल जाएगा इसी संडे तक। ठीक है, ओके, तो ये प्लानिंग पूरी पूरी मैंने बता दी आपको। और मंडे को हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्माइल भी होनी चाहिए चेहरे पर। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी लो है यार, तुम पहचान लेते हो यार। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी एनर्जी लो है। ठीक है, मदर की थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है, उसकी वजह से उसका इफेक्ट बच्चों पर तो पड़ता ही है। ठीक है, तो उसी का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बात बाकी का सोके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन ये चल रहा था, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। कल मैंने एक एविडेंस, हाँ यही स्माइल चाहिए मुझे। ठीक है, यही स्माइल चाहिए। ठीक है, और सिलेबस आपका एंड होगा। ठीक है, एक पार्टी भी करेंगे। ठीक है, ओके, टेंशन मत करो, बस अपना टोटल फोकस रखो। ठीक है, एकदम फोकस रखो अपना किसके ऊपर? नीट 2024 के ऊपर, है ना? बिल्कुल डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल, सिलेबस एंड होगा फिर पार्टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन हम, अच्छा मैं एक बार रिवाइज करा ही देता हूं पूरा, कैसे यूकैरियोटिक सेल बनी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ओपरिन और हेल्डन की थ्योरी, ओपरिन और हेल्डन की थ्योरी। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, ओपरिन और हेल्डन की थ्योरी, ओपरिन और हेल्डन ने मिलकर के काम किया। ठीक है, और अपनी एक हाइपोथेसिस, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इन्होंने, एक हाइपोथेसिस दी थी, समझ रहे हो ना, एक दिमाग की उपज दी थी। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारी बकवास थ्योरी चली रही थी, एबायोजेनेसिस, उसको डिस्कार्ड किया लुईस पाश्चर ने आकर के। तभी उसी दौरान ओपरिन और हेल्डन अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, समझ रहे हो, एक इंडिया माइग्रेट होकर भुवनेश्वर में आए थे हेल्डन साहब। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्टों की कहीं ना कहीं मतलब एक हाइपोथेसिस थी। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ना तो एबायोजेनेसिस हुई ना बायोजेनेसिस हुई, प्राइमरी एबायोजेनेसिस हुई, यानी पहले एबायोजेनेसिस हुई देन बायोजेनेसिस हुई। ठीक है, उन्होंने बताया कि एटमॉस्फेयर में 3 एनर्जी के सोर्स थे।
एक तो एक कंटिन्यू स्पार्किंग हो ही रही थी, ठीक है, लाइटनिंग हो ही रही थी, ठीक है, कंटिन्यू लाइटनिंग हो रही थी, ठीक है, आकाश में। साथ में वॉल्केनिक इरप्शन अर्थ पर चल रहे थे, कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फट रहे थे और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया क्योंकि ओजोन नहीं थी इसलिए डिफरेंट टाइप के रेडिएशन अर्थ पर आ रहे थे, लाइक एक्स रेज, गामा रेज एटसेट्रा, यूवी रेज, ठीक है, अर्थ पर आ रहे थे। ये भी एक तरीके से इंटरेक्शन करने का एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स, ठीक है, रेडिएशन। तो उन्होंने कहा डिफरेंट टाइप के एनर्जी के सोर्स थे और एटमॉस्फेयर के अंदर तो प्रिमिटिव वातावरण था, ठीक है, वातावरण टर्म यूज नहीं करेंगे, प्रिमिटिव कंडीशंस थी, उसमें एटम्स थे, तो एटम के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था, मैंने बताया था, अमोनिया, ठीक है, और पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना मीथेन। और आप ये जानते हो कि मीथेन का अगर कंडेंसेशन करा दिया जाए, क्योंकि उस समय का एटमॉस्फेयर, ये ध्यान रखना, उस समय का एटमॉस्फेयर टोटली रिड्यूसिंग था और जो इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। सोचो अगर स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होता तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चीजें अलग होती हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में चीजें जुड़ती हैं, तो चीजें बनानी है, ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान चीजें बननी चाहिए और चीजें तभी बनेंगी जब चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत जरूरी था कि स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग हो और बाद में जरूरी था बनने के बाद कि एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो, और एक्चुअल में नेचर में कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग का टोटल एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, जिस वजह से चीजें जुड़ रही थी, बन रही थी, ठीक है। तो मीथेन का अगर कंडेंसेशन किया जाए तो आपको पता ही है, प्रोपेन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के बाई प्रोडक्ट बनते हैं, हेप्टेन, ब्यूटेन एटसेट्रा, ठीक है, ऑक्टेन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तभी इन्होंने कहा, साइंटिस्टों ने या इन्होंने ओपरेन हेल्डन ने, कि इसी टाइप के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, या कह सकते हो जैसे सिंपल पहले क्या क्या बने, इनके जुड़ने से बने होंगे अमाइनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आप समझ रहे हो। लो साउंड दीपक बेटा, साउंड तो परफेक्ट होनी चाहिए, साउंड परफेक्ट है यहां से, ठीक है। हाँ, रेडियो एक्टिव, हाँ, साउंड परफेक्ट है, साउंड यहां सही दिखा रहा है, ठीक है, एक बार चेक करो आप, ठीक है। हाँ, तो मीथेन मैंने बताया बन चुकी, फिर कंडेंसेशन से सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे मैंने बताया अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फैटी एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल बनने चालू हो गए। और फिर इनके पॉलीमराइजेशन से, बहुलीकरण से या जुड़ने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बने, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कह सकते हो आप जाके कि बड़े जेंट कार्बोहाइड्रेट बने, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए बने, समझ रहे हो ना मेरी बात। और यहां फैटी एसिड के अंदर अगर अल्कोहल जोड़ दिया जाए तो आप जानते हो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से लिपिड का फॉर्मेशन हुआ। तो धीरे धीरे चीजें बन रही थी, यानी ये एबायोजेनेसिस हुई। और इन्होंने कहा आगे जाकर के यही आगे जाकर के बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी इन सब ने मिलकर के प्रोटोबायोन्ट्स बनाए होंगे। प्रोटोबायोन्ट्स वो इनिशियल प्रिमिटिव सेलुलर स्ट्रक्चर कह सकते हो, इनिशियल स्ट्रक्चर जिन्होंने जाकर के प्रोकैरियोट्स को बनाया, तो उनको प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हो। तो इन्होंने प्रोटोबायोन्ट्स बनाए और प्रोटोबायोन्ट्स ने आगे जाकर के प्रोकैरियोट बनाए और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक इवोल्यूशनरी सिस्टम जनरेट हुआ है। फिर ओपरेन और हेल्डन में, जो हेल्डन साहब थे, उन्होंने कल्पना की कि उस समय का जो सागर था, सी था, लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि इतना टेम्परेचर ज्यादा था कि उसमें सब चीजें धीरे धीरे एग्रीगेशन हो रहा था, चीजें जुड़ रही थी, बन रही थी, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स बन रहे थे लाइक अ प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की। अब बात है प्रोटोबायोन्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग काम किए, ठीक है, वो काम किए, बात की बात है। पहले इनके इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मिलर साहब ने पूरे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके उन्होंने, भाई टेम्परेचर कितना रखा था उसने, 800, स्पार्किंग कितने की हो रही थी, 75,000, बीच में कंडेंसर लगाया, नीचे यू शेप का टैब लगाया और हॉट वाटर जहां हो रहा था और स्पार्किंग हो रही थी उसके बीच में वैक्यूम जनरेट कर दिया, ठीक है। यानी वही सारी कंडीशन जनरेट कर दी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी, ठीक है। बट एनर्जी का एक सोर्स नहीं था इसके अंदर, रेडिएशन, हाँ, रेडिएशन नहीं यूज किए इन्होंने, वो नहीं कर पाए, ये एक तरीके से उनका ड्रॉबैक था। डिवाइड ऑफ मैंने लिखा दिया था, रेडिएशन वहां पर नहीं थे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज टाइप चीजें वहां नहीं थी, ठीक है। चलो कोई नहीं, पर फिर भी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 18 दिन तक कंटिन्यू किया, ठीक है।
18 दिन तक कंटिन्यू किया और उनको यू शेप की ट्यूब में अमाइनो एसिड मिले, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड जैसे अमाइनो एसिड मिले, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड बन रहे हैं, मतलब उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिन्होंने प्रोटोबायोन्ट्स बनाए होंगे, ठीक है। ये वाली बात प्रूफ हो गई एक्सपेरिमेंटल। जब प्रूफ हो गई एक्सपेरिमेंटल तो ओप्रिन और हेल्डन तो हीरो बन ही गए, साथ में मिलर साहब भी हीरो बन गए, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। अब बात आती है कि प्रोटोबायोन्ट्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले भाई ओप्रिन साहब ने भी अपना काम किया, उन्होंने भाई लार्ज साइज के प्रोटीन्स लिए, साथ में कुछ पॉलीसेकेराइड डाले टेस्ट ट्यूब में, उनको हीट किया अच्छे से, तो उनको कुछ क्वाइसरबेट्स मिले, ठीक है, जिनके अंदर वाटर फिल्म थी, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, सिंपल टाइप का मेटाबॉलिज्म शो कर रहे थे, लाइक अ बबल, ठीक है। एक बड़ा बबल बन गया, फिर छूट के छोटा बबल, फिर एक बड़ा बबल, छोटा बबल, तो इट इज अ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल टाइप का मेटाबॉलिज्म वो शो कर रहे थे, वहां लिपिड नहीं था, क्लियर है बिल्कुल। पैरेलली फ्लोरिडा के अंदर सिडनी फॉक्स थे, उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लार्ज प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया, प्रोटीनोइड्स बना लिए उन्होंने, ठीक है, बहुत बड़े हाई टेम्परेचर पर, उसमें कुछ लिपिड ड्रॉपलेट डाल दिए उन्होंने, ठीक है, तो उनको क्वाइसरबेट्स तो उनको माइक्रोस्फीयर देखने को मिले। माइक्रोस्फीयर में चारों तरफ लिपिड मेम्ब्रेन थी जो एक सेल के अराउंड होती है, ये चीज काफी कुछ प्रूफ कर रही थी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कुछ ऐसा ही हुआ है उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यहां से प्रिमिटिव सेल बने, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया था कि यूनिवर्स बना था 2 बिलियन ईयर एगो, अर्थ बनी, ठीक है, कह सकते हो 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अर्थ पर जीवन आया 4 बिलियन ईयर एगो, या आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आप बोल सकते हो 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। लाइफ क्रिएट हुई 3 बिलियन ईयर एगो, लाइफ में भी ए सेलुलर लाइफ की बात करते हैं अगर, ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर सेलुलर लाइफ की बात करते हैं, हमने दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 3 बिलियन और अच्छा लाइफ, अर्थ बन गई, अर्थ बन गया, लाइफ आ गई 4 बिलियन, और उस लाइफ में भी ए सेलुलर लाइफ आई, ठीक है, 3 बिलियन, और सेलुलर लाइफ आई, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो, और सेलुलर लाइफ में भी यू कैरियोट आए थे 1.5 बिलियन ईयर एगो। यहां तक समझ में आया, समझ में आया, हाँ हाँ, माइक्रोस्फीयर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंपल टाइप का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, बहुत सही। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया इन प्रोटोबायोन्ट से सबसे पहले जो सेल बने होंगे वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे, ठीक है, जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था भाई, आसपास के वातावरण के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा थे, फर्मेंटेशन हो रहा था, उस एनर्जी को वो यूज कर रहे थे, ठीक है। मैंने बताया जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म होने लगा, तब इनको एनर्जी का एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ा। तो अल्टरनेटिव सोर्स क्या था, इन्होंने केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन खुद करना चालू कर दिया, तो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जुटाते थे, ठीक है। धीरे धीरे इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने अपने अंदर पिगमेंट डेवलप कर लिए। पिगमेंट डेवलप करने का मतलब है लाइट एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट लाइट एनर्जी को यूज करते थे और जो प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए प्रोटॉन चाहिए थे, उसके लिए समझना ये H2O यूज नहीं करते थे, H2S यूज करते थे। तो H2S टूटता है, ठीक है, तब जाके प्रोटॉन डेवलप होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर H2S था, इसी वजह से हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन नहीं बन रहा था, अभी भी एटमॉस्फेयर टोटली रिड्यूसिंग था। आगे जाकर के इन्होंने H2S की जगह H2O यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने H2O यूज किया तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होना स्टार्ट हो गया। बस जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, समझ लो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग होना चालू कर दिया, जो जरूरत थी, मांग थी समय की। और इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले मीथेन को रिप्लेस किया CO2 से, और अमोनिया को रिप्लेस किया नाइट्रोजन से। तो एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा थे, और आज के एटमॉस्फेयर में मीथेन और अमोनिया ज्यादा थे, आज के एटमॉस्फेयर में CO2 और नाइट्रोजन है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गया। और रिमेनिंग ऑक्सीजन धीरे धीरे इंटरेक्ट करके आपस में उसने ओजोन बनाना चालू कर दी, और ओजोन से पूरी अर्थ प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही अर्थ प्रोटेक्ट हुई तो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन जो अर्थ पर आ रहे थे वो आने धीरे धीरे फिल्टर होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर वो सारी कंडीशन डेवलप हो गई जो एक लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड थी, आप समझ रहे हो।
बस यहां से कहानी चल पड़ी और आगे जाकर के मैंने बताया था कुछ प्रेडेटर्स थे, उन्होंने अचानक से क्या किया, किसी एक दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया और प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ करते ही उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिली, यानी उसने उसका माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस में कन्वर्ट होने का निर्णय लिया। ठीक है, तो सेल का पावर हाउस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जो प्रूव करता है कि सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक पूरी प्रॉपर सेल है। समझ रहे हो? जो बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रही है। ठीक है, और आगे जाकर के इन्हीं से एनिमल सेल बने और एक एक्सीडेंट और हुआ कि इन सेल ने एक ब्लू ग्रीन एल्गी को भी सेम इसी तरीके से इंगल्फ किया और उन ब्लू ग्रीन एल्गी ने उसके अंदर जाकर के उनका क्लोरोप्लास्ट बनाया और क्लोरोप्लास्ट बनते ही, समझ रहे हो, उन्होंने प्लांट सेल में अपने को रूपांतरित या कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल बने और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर एग्जांपल ऑफ सेल विद इन सेल। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास अपना खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। समझे या नहीं समझे? समझे? हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। उधर आयरन बैक्टीरिया ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहां तक मुझे लग रहा है एकदम क्लियर था। फिर हम आ गए थे एविडेंस। एविडेंस में मैंने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आपको दे दिए थे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं फॉसिल के बेस पर, जीवाश्म। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी बता भी दी थी, स्टडी ऑफ जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म या फॉसिल की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और फॉसिल आप जानते ही हो, जीवाश्म जो बॉडी के हार्ड पार्ट होते हैं जो प्रिजर्व हो जाते हैं वो फॉसिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, और फॉसिल की अगर बात की जाए तो इस पर आप कैसे डिटेक्ट करोगे यार कौन सा फॉसिल कितना पुराना है? तो मैंने एज ऑफ फॉसिल और ये रॉक की निकालने का तरीका बताया था। जो अब तक यूज करते आए वो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हाँ, लेटेस्ट जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं वो नो डाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट अब तक रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, जिसमें एक तरीका भी मैंने बताया था, शायद आपके समझ में आया होगा, और आप केमिस्ट्री में हाफ लाइफ निकालते भी हो। ठीक है, हर रेडियो एक्टिव की एक अपनी खुद की हाफ लाइफ होती है और उस हाफ लाइफ के बाद वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ रेडियो एक्टिव और हाफ नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगली हाफ लाइफ में जो रेडियो एक्टिव बचा था वो अगेन हाफ रेडियो एक्टिव और हाफ नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हर हाफ लाइफ के बाद एक रेशियो निकल के आता है, उस रेशियो को ही आपको रॉक्स में मेजर करना होता है कि यहां पर रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का रेशियो क्या है, यानी कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है इस रेडियो एक्टिव की, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बेस पर आप उस रॉक का एज निकाल सकते हो मैनुअली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आता था, बट अब स्पिन रेजोनेंस टेक्नोलॉजी आई है, इससे एकदम एग्जैक्ट निकलता है। अगर आपको कोई ऐसी रॉक दिख रही है जो बहुत पुरानी नहीं है तो वहां पर आप कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे। एक रॉक बहुत पुरानी है तो वहां पर आप यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्योंकि यूरेनियम की हाफ लाइफ मिलियंस ईयर होती है। ठीक है, तो ये तरीके मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से आप हाफ लाइफ मेजर कर सकते हो। यहां तक का पार्ट खत्म था। एविडेंस के अंदर अगला एविडेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिससे नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो मैंने बताया भी था बेटा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आपके हो चुके हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आपके हो चुके हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये इंपोर्टेंट तो नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, से मान के चलो, आप खुद ही लगा लो, पीवाईक्यू समझ जाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं तो माल खत्म कर दूंगा। ठीक है, पहले आ जाओ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी साइंटिस्टों ने अपनी बात को रखा और बताया कि रिवोल्यूशन ऐसे हुआ। कहीं ना कहीं हम यूं ही अवतरित नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, यूं ही ऐसे ही नहीं आ गए। ठीक है, एक साइंस है पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगी, होमो माने क्या होता है? होमो माने समान, लोगस का मतलब है कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी। ठीक है, होमोलोगी को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं समान स्ट्रक्चर, एनाटॉमी उनकी होमोलोगी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उनके फंक्शन अलग होंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा कई एनिमल ऐसे थे जो एक ही जगह रहा करते थे, एक ही परिवार के मेंबर थे। ठीक है, मानो ये एक जगह है या एक ही परिवार के लोग रहा करते हैं,
एक ही परिवार के लोग रहा करते हैं, समय परिस्थितियां बदली, समय और परिस्थितियां बदली तो ये परिवार के कुछ मेंबर एक अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में चले गए, परिवार के कुछ मेंबर किसी अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में चले गए। ठीक है, इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग और इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अंदर कुछ कुछ चेंज किए, कुछ कुछ चेंज किए, अपने अंदर कुछ कुछ चेंज किए। ठीक है, तो एक तरीके से, पर इनका जो चेंज है ना, ठीक है, वो फंक्शन में है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, पर बेसिक एनाटॉमी तो सबकी एक जैसी होगी ना, बेसिक एनाटॉमी तो सबकी एक जैसी होगी। आप समझ रहे हो, सिर्फ फंक्शन में चेंज हो रहा है, दिखावे में चेंज हो रहा है। बहुत प्यारा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ठीक है, हिप्पो को तो आप जानते ही हो। ठीक है, हिप्पोपोटेमस। ठीक है, तो ये पानी में रहता है हिप्पो। ठीक है, बहुत विशाल गेंडे जैसा ही होता है। ठीक है, माउथ उसका थोड़ा चौड़ा होता है, एकदम खोलता है तो खतरनाक तरीके से। मैमल्स है, ये आप जानते ही हो। ठीक है, तो एक समय था, आपने कभी सोचा वेल मछली की अगर मैं बात करूं, ये पानी में रहती है वेल। ठीक है, तो ये मैमल्स है यार, देखने में लगता है फिश है, पर है वो एक्चुअल में मैमल्स। पानी में रहता है, फिश के जैसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिश है, वो मैमल्स है। ठीक है, बच्चे देती है, आप फिश नहीं बोल सकते, पर देखने में फिश है। ठीक है, भाई मछली लगती है, वेल मछली हम बोलते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे यार, तो अब समझना मेरी बात। तो जो हिप्पो थे, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, पर वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो चलने में दिक्कत होती है। तो अब क्या हुआ, कुछ हिप्पो ने डिसाइड किया कि यार हम धरती पर नहीं जाएंगे, हम पानी में ही रहेंगे और पानी में ही खाएंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन था उनका, तो पानी में रहे, पानी में खाया, और वजन उनका इतना ज्यादा हो गया कि वो अब धरती पर चाह करके भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि आप धरती पर नहीं जाएंगे, आप पानी में रहेंगे और पानी के जीवों से दोस्ती करेंगे। ठीक है, और उनके जैसा बनेंगे। ठीक है, जिससे कि वो हमें उस वातावरण के अनुसार हमें एक्सेप्ट करें और हमें वहां रहने को मतलब परमिट करें। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो हिप्पो धीरे धीरे मछलियों के साथ रहने लगे और उन्होंने उसके जैसे ही बाहर की आकृति कर ली, पर इंटरनल एनाटॉमी उनके जैसी नहीं है। इंटरनल एनाटॉमी तो उनकी नेचुरल है, जैसी होनी चाहिए, पर बाहर की आकृति उन्होंने कहीं ना कहीं फिश की जैसी कर ली। कहते हैं खरबूजी को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में एनिमल्स को देख करके अपना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली और रहना चालू कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं वो फिश हो गए, वो है मैमल्स, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर मैमल्स वाला ही है, बच्चे देते हैं। जैसे मैं अपना एक बहुत प्यारा सा एक एक्सपीरियंस शो कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है। 2012 की बात है, 11-12 की बात है, मैं दिल्ली आकाश में ही था। ठीक है, न्यू सेंटर था साउथ एक्स के अंदर, तो मतलब उस समय बहुत ज्यादा यही ऑफलाइन सेंटर ही हुआ करते थे। ठीक है, ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था उस समय। ठीक है, उसी सेंटर पे था मैं। तो वहां एक्चुअल में साउथ एक्स ऐसा सेंटर था ना कि लोग बाहर से भी, दिल्ली राजधानी है। ठीक है, तो बिहार के टॉपर बच्चे हो गए, ठीक है, राजस्थान के टॉपर बच्चे हो गए। तो बच्चे जब टॉपर होते हैं तो हर पेरेंट्स को लगता है यार सबसे अच्छा सेंटर कहाँ है, ढूंढो, दिल्ली में होगा, तो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में कौन सा अच्छा है, ऐसे तरीके से वो वहां पहुंचते हैं धीरे धीरे करके। इस तरीके से उस समय की बता रहा हूँ, 2011-12 की। ठीक है, तो उस समय कुछ बैच बनते थे जिनमें टॉपर्स बच्चे ही होते थे। ठीक है, सारे के सारे अच्छे अच्छे। तो पहला दिन होता था, तो मतलब मुझे जो बैच मिलते थे तो उसमें बिहार का लुक भी था, यूपी का लुक भी था, ठीक है, गुजरात का लुक भी था, साउथ के बच्चे भी थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी थे। मतलब दिखता था पूरा हिंदुस्तान मेरे कमरे के अंदर है, मतलब औसम, एकदम गजब। ठीक है, तो पहला दिन होता था तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते थे, गर्दन में गमछा, ड्रेस नहीं लगे, ना तो टीचर्स की कोई ड्रेस हुआ करती थी, ना बच्चों की कोई ड्रेस हुआ करती थी, सिंपल। तो पूरा फैशन शो भी चलता था दिल्ली के बच्चों का, नो डाउट। ठीक है, तो बच्चे गमछा डाल करके आ रहे हैं, पहला दिन माता पिता छोड़ के गए हैं पहली बार। ठीक है, तो पहले दिन तो वो नॉर्मल वेशभूषा में आते थे, जो नेचुरल जहां से आए हैं। गुजरात से आए तो अपने गुजराती कपड़े पहन के आएंगे। ठीक है, भाई जो पिताजी छोड़ गए हैं, माताजी छोड़ गई हैं, तो वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो पहले दिन आते थे तो दिखता था पूरा हिंदुस्तान मेरी क्लास के अंदर है, मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, और मैं उन बच्चों को बोलता था, ठीक है, मेरा फर्स्ट डे जब इंट्रोडक्शन हो रहा था, कहां से हो बेटा, तुम कहां से हो, क्या टारगेट है, क्या मतलब किस अपना सपना देख रहे हो, अपने पिता माता पिता का सपना देख रहे हो, क्या सोच करके आए हो, क्या इस साल निकलने का पूरा है या क्या करना है। ठीक है, तो मैं पूरी काउंसलिंग भी करता था और उनका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखता था कि यार अब अगले महीने में क्या चेंज आ रहा है, अगले महीने क्या चेंज आ रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है या डाइवर्ट हो रहा है। तो पूरा एक एक चीज ऑब्जर्व की जाती थी, जिससे कि बच्चों दिल्ली के अंदर डाइवर्जन के भी चांस बहुत ज्यादा थे। ठीक है,
धीरे धीरे भाई कोविड कहीं ना कहीं वो अकेले पड़े थे, अब यहाँ गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं सेम बैच के अंदर, ठीक है, और मॉडलिंग भी हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, बहकने के चांस भी बहुत ज्यादा होते थे बच्चों के, तो बहुत उनको स्ट्रिक्टली रखना पड़ता था, ठीक है, नहीं बेटा तेरा तूने बताया था पहले दिन, तूने अपना टारगेट क्या बताया था, ये टारगेट था, तू उस टारगेट से भटक रहा है, ठीक है, समझना। तो अब हुआ क्या, पहले दिन से दूसरे चौथे पांचवें 10वें 1 महीना गुजरा, बच्चों की वेशभूषा चेंज हो गई। मैंने भाई ये क्या हुआ, तुम तो खरबूजे को देखो, खरबूजा रंग बदल रहा है, तुम दिल्ली में आ गया, दिल्ली वासी से लग रहे हो, अब जीन्स पहन रहे हो, टाइट ये पहन रहे हो, हाँ कानों में बालियां पहन रहे हो, तुक्का रख रहे हो ऐसे यहाँ पर, ठीक है, क्या रखते हैं, और धीरे धीरे बाल भी खड़े कर लिए तुमने तो भाई, ठीक है, ऐसे टारगेट कैसे पूरा होगा। नहीं सर, अब दिल्ली में बच्चों के संग रहते हैं और हम वैसे रहते थे तो हंसते थे, तो हम भी उनके देख करके उनके जैसे ही बन रहे हैं, तो मैंने बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, ऐसे ही मैंने बताया हिप्पो ने मछलियों के साथ रह करके मछलियों जैसी आकृति कर ली बाहर की, ठीक है, पर जैसे वो मुंह से बोलते थे बच्चे तो समझ जाता था ये भाई ये है यूपी का, कितना भी दिल्ली का फैशन रख लेगा पर है ये यूपी का, ठीक है, कितना भी फैशन कर ले है बिहार का, कितना भी फैशन कर ले गुजरात का है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये हरियाणा का है, हरियाणा की लैंग्वेज ही अलग है, ठीक है, तो इंटरनल चीजें सेम है उनके अंदर, वो अंदर कूट कूट के भरी है, ठीक है, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि यहां पर समझ रहे हो ना, हाँ अच्छा मग्गा कटिंग, ठीक है, ठीक है, अच्छा मुर्गा कटिंग, मग्गा समझा मैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल कैलाश, मैं कहता भी था कि यार तुम क्या मुर्गा कटिंग करा के आ गए हो, ठीक है, क्या ये रंग बिरंगे बाल कर लिए, ठीक है, मुर्गे जैसे, ठीक है, मैं बोलता भी था, मतलब एक अल्टीमेट औसम मजा भी आता था क्लास के अंदर, एक एनर्जी का माहौल भी होता था, ठीक है, और एक हम लोग कंपटीशन का माहौल भी जनरेट करते थे, मैं क्वेश्चन पूछता था क्लास में आते ही, ठीक है, तो बच्चों में डर होता था कि गर्ल्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी बॉयज की, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, तो बॉयज को डर होता था, गर्ल्स को भी डर होता था यार, कहीं ना कहीं सर ढंग से डांट भी देंगे तो बेइज्जती ना हो जाए, तो हमें भी मेहनत करनी है, तो इससे कंपटीशन का माहौल जनरेट होता था, मजा आता था नो डाउट उस समय, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का कंसेप्ट था ही नहीं, हम सोचते भी थे कि ऐसे हम ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे, आप सामने होंगे और हम ऐसे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो रियल बता रहा हूं, बिल्कुल रियल घटना। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एडेप्टेशन हो रही है, मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों उठाया, आप समझो इसको, फील करो उसको, इट इज अ एडेप्टेशन, आपका वातावरण चेंज हुआ, आप गुजरात से दिल्ली में आए, आप समझ रहे हो ना, अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आए, अब यहां के वातावरण के अनुसार अपने अंदर आप क्या क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, आप समझ रहे हो, चेंज कर रहे हो, चेंज किस में करोगे, चेंज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में करोगे, इंटरनल एटॉमी चेंज करने से, अपने कार्य में चेंज करोगे, ठीक है, वहां देसी तरीके से खाते थे, ठीक है, भात, अब यहां से आप बच्चों के संग आ गए हो, चम्मच वही स्टाइल से खा रहे हो, चाउमीन बर्गर खा रहे हो, समझ रहे हो, आपके फंक्शन चेंज हुए। तो धीरे धीरे जब आप एक जगह रहा करते थे, अलग अलग एनवायरमेंट में गए, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपने अंदर एडेप्टेशन की, समझ रहे हो, तो फंक्शन में चेंज आया आपके, तो पर इंटरनल एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी आपकी सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोलोगी को, आप समझ रहे हो। चलो कैलाश, ठीक है, कोर्स के बाद यहां भी करना, ठीक है, चलो करेंगे यार, मैं मेरे मन में तो है कि मैं तुमसे डायरेक्टली डिस्कशन करूं, पर काश तुम्हारे फोटो पिक्चर भी सामने होते, ठीक है, तो मैं देख पाता मैं सबको, ठीक है, वो एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी स्क्रीन चाहिए तो मैं भी डाइवर्ट हो जाऊंगा, ठीक है, अभी हम लोग देखो कितनी आसानी से बात कर पा रहे हैं, पर रियल में अगर हम लोग सामने आ गए ना एक दूसरे के, समझ रहे हो, तो फीलिंग ही चेंज हो जाएगी, अलग ही हो जाएगा, ठीक है, अब मैं मतलब इतने सारे बच्चों को और सामने देखूंगा तो समझ रहे हो ना, क्या मतलब फीलिंग अलग चेंज हो जाती है, इमोशन ही चेंज हो जाते हैं एकदम कि यार ये क्या है, ठीक है, तो यहां नंबर दिखता है और रियल में तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो एक अलग ही होती है, एक अलग ही कंसेप्ट होता है, तभी तो कह रहे हैं एक अलग ही एनर्जी का होता है, तो समझ में आया ना ये, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, अब मत भूलना इस वाली बात को, कई एग्जाम्पल दे दिए, अब तुम कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है, चलो ठीक है, सर वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल एक से हो पाएगी ना, तुम सबको एक साथ देखूं मैं, ठीक है, तो फीलिंग अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, मतलब इंसान सहम भी जाता है, इंसान की जो अभी कमरे में है तो बात कर ले रहे हैं, रियल लाइफ के अंदर शायद समझ रहे हो ना, वर्डिंग्स ही ना निकले अचानक से, इतने सारे बच्चे सामने आ जाए या तुम्हारे सामने अचानक से मैं आ जाऊं, अचानक से पूछना चालू कर दूं तुमसे, चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, रियलिटी है, तो ये समझ में आया, होमो माने सेम, लोगस का मतलब है इंटरनल एनाटॉमी इनकी सेम है, पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और फंक्शन में अंतर आ रहा है, ठीक है, तो सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन,
सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन इसके अलग अलग हैं। ये किस टाइप का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कोई चीज पास पास आ रही है, डाइवर्जेंट का मतलब दूर दूर जा रही है, तो इट इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो कैसा एवोल्यूशन है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। क्या बता रहा है? कॉमन एंसेस्ट्री। ये क्या बता रहा है? इनको देखा हमने और इनको देखा, इन दोनों को देखा तो लगा कि इनके पूर्वज कभी सेम रहे होंगे। कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहे हैं, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री ही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बताएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? पूर्वज सेम रहे होंगे तभी तो, ठीक, तभी तो हम बता पा रहे हैं। जैसे वेल को देखो, ठीक है, और ह्यूमन को देखो, इंटरनल बोन्स देखोगे लगभग एक जैसी रहेंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेल अलग कहीं से आई है, ये मैमल से बनी है, हम भी मैमल ही हैं। ठीक है, तो हम हमारे और वेल के कॉमन एंसेस्टर सेम रहे होंगे, पर वो पानी में रहती है, उसका वातावरण अलग हो गया, हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं, हमारा वातावरण अलग हो गया। हमने अपने वातावरण के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन किए, उसने अपने वातावरण के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन किए। जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए, वो उसके फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन, कॉमन एंसेस्ट्री। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब इन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। 4 लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल एंड बैट, डायग्राम भी दे रखा है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। मैन के 4 लिम्ब देखो, चीता के 4 लिम्ब देखो, वेल के 4 लिम्ब देखो और बैट के 4 लिम्ब देखो। इन सब के अंदर वही बोन्स हैं जो हमारे अंदर होती हैं, सेम। ठीक है, चाहे वो फेलिंजीज हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, रेडियस अल्ना हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, या मेटाकार्पल कार्पल्स हो, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिल रही है इनके अंदर। ठीक है, जब इनकी इंटरनल एटॉमी स्टडी करोगे तो इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, मतलब हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पर बैट हवा में उड़ लेता है, ये वाटर के अंदर स्विमिंग कर लेती है, ये रनिंग कर लेता है, हम अपने हाथों से चीजों को होल्ड कर लेते हैं। हमने अपने अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लिया फंक्शन में, पर बेसिक एनाटॉमी हम सबकी सिमिलर है, कॉमन एंसेस्ट्री को बताती है। ठीक है, आगे देखो, 4 लिम्स ऑफ मैन, चीता, ये ध्यान रखना है, कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच, हनीबी, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। एक टाइम था जब मैं इन्वर्टिब्रेट बहुत डिटेल में पढ़ाता था, 3 महीने तक इन्वर्टिब्रेट ही पढ़ाता था पर डे। सोचो इतना हम लोग इतना पढ़ाते थे इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट। ठीक है, उस समय मैं इन सब के माउथ पार्ट का डायग्राम बना के बताता था। जैसे कॉकरोच के माउथ पार्ट, ये भी इंसेक्ट है, समझना, ये सब कहीं ना कहीं मॉस्किटो सभी इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड्स हैं। इन आर्थ्रोपोड की अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच के माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर अलग है। हनीबी के किस टाइप के होते हैं? ठीक है, साइफनिंग टाइप के, और साइफन कैसे सूल होती है, ठीक है, किसी चीज को सक कर लेते हैं। मॉस्किटो के, ठीक है, पियर्सिंग टाइप के, सकिंग टाइप के, ये खून पीने वाले होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बटरफ्लाई के, स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, आप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनके माउथ पार्ट के फंक्शन अलग अलग है, माउथ पार्ट अलग अलग टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, उसके अनुसार है। ठीक है, बट ऑल आर ऑर्थोपोड्स, ऑल आर ऑर्थोपोड्स। ठीक है, समझे? तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉमन एंसेस्ट्री का, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। ठीक है, एक एनसीईआरटी ने देखा है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बुगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलोगी। समझ रहे हो, ये भी होमोलोगी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, बोगनविलिया का डायग्राम दिखा रखा है, कुकुरबिटा का दिखा रखा है, यहां टेंड्रिल दिखा रखे हैं, वहां थॉर्न दिखा रखे हैं। ठीक है, ये भी समझना एक्सिलरी आउट ग्रोथ या बर्ड्स हैं, एक्सिलरी आउट ग्रोथ, ये भी एक्सिलरी आउट ग्रोथ है, ये भी एक्सिलरी आउट ग्रोथ है, दोनों ही एक्सिलरी बोथ आर एक्सिलरी आउट ग्रोथ या एक्सिलरी बर्ड्स, पर एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है तो एक होल्डिंग का काम कर रही है, फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, समझ रहे हो, इसके फंक्शन और उसके फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एक होल्ड करने में पार्टिसिपेट करता है। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो। तो इसलिए आप बोलोगे इट इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, कॉमन एंसेस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम, 4 एग्जाम, 3 एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं
ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर। ये हो गया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के सारे एग्जांपल। इसी टाइप के एग्जांपल आएंगे, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि फंक्शन अलग है और बेसिक एनाटॉमी सेम है, तो होमोलॉजी को दिखा रहा है। फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, पर बेसिक इनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी अलग है, यानी एक अलग प्रांत से आया, एक अलग प्रांत से आया, दोनों को एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में रख दिए, ठीक है, और इनके एक जैसे फंक्शन हो गए। फंक्शन कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, फंक्शन एक जैसे हैं, पर इंटरनल एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। हाँ बेटा, अब बात पहले होमोलॉजी की बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं एनालोगस। होमो नहीं है, अब एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। डिफरेंट, ध्यान रखना है, डिफरेंट इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होंगे, ठीक है, बट इनके फंक्शन सेम होंगे। डिफरेंट देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शंस ड्यू टू सेम नीड, ठीक है। समझना भाई, ये अलग एनवायरनमेंट में मिलने वाले एनिमल्स हैं, ये अलग एनवायरनमेंट में मिलने वाले, ठीक है, एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं। इनको उठा करके हमने तीसरे टाइप के एनवायरनमेंट में इसको भी ट्रांसफर करा लिया, इसको भी ट्रांसफर करा लिया, ठीक है। और धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट का असर दोनों के ऊपर पड़ने लगा, इन्वायरमेंट का असर इन दोनों पे पड़ने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनके फंक्शन सिमिलर फंक्शन हो गए। सिमिलर फंक्शन हो गए, ठीक है, बट क्योंकि बेसिक नीड सेम हो गई, साथ साथ रह रहे हैं, नीड सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, समझ रहे हो, तो फंक्शन सेम होंगे, पर इनकी एनाटॉमी अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो कैसा एवोल्यूशन होगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का बहुत अच्छा, ठीक है, एग्जांपल्स होंगे, जैसे जैसे देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। देखो बटरफ्लाई भी उड़ती है, बर्ड्स भी उड़ती है, फंक्शन दोनों का काम एक ही है, उड़ना, ठीक है, फ्लाइंग। पर बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, बहुत थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, जबकि बर्ड्स के विंग्स देखोगे फेदर होते हैं इनमें बहुत, ठीक है, पंख लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर एनाटॉमी अलग अलग है, बट फंक्शन दोनों के सेम है। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। अगर मैं पेक्टोरल फिन्स की बात करता हूं, शार्क के पेक्टोरल फिन ऊपर निकले हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, देखो मूवी में देखेंगे ऊपर दिखता है पानी के ऊपर, तो पेक्टोरल फिन है शार्क का। और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, और डॉल्फिन के फ्लिपर देख लो, बिल्कुल वो भी वैसे ही होते हैं डॉल्फिन के फ्लिपर, ठीक है। आप समझ, डॉल्फिन तो मैमल्स है और शार्क कार्टिलेजिनस फिश है, दोनों का भाई समझ रहे हो बिल्कुल अलग अलग है। एक मछली है वो भी कार्टिलेजिनस, एक मैमल है मैमेलिया, पर दोनों के फ्लिपर और फिन्स देखोगे बिल्कुल सेम है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, फंक्शन सिमिलर है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन। हनी बी के जो स्टिंग होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन का जो, ठीक है, पॉइजन रिलीज करने वाला स्ट्रक्चर है वो टेल पर लगा होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, पर दोनों ही पॉइजन रिलीज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन, दोनों ही पॉइजन रिलीज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो फंक्शन दोनों के सेम है, पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऑक्टोपस की आईज और हमारी आईज बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। ऑक्टोपस की आईज और हमारी आईज का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, वो भाई नन कॉर्डेट्स है, और हम मैमल्स हैं कॉर्डेट्स में भी हायर, हमारी आईज से उसकी आईज के स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर दोनों का काम तो एक ही है, विजन देखना, ठीक है। स्वीट पोटैटो आप खूब खा रहे होगे आज के टाइम पर, ठीक है। रूट मॉडिफिकेशन, जो आज की डेट में शकरकंद खाते हो आप, शकरकंद स्वीट पोटैटो मीठी होती है, इसको खूब अच्छे से कंडे जला लो, गोबर के कंडे या कोयले, ठीक है, उस पर इसको अच्छे से भूंज लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से,
और फिर खाओ यार चटनी के साथ, नमक के साथ, कितना टेस्ट आता है इसके अंदर। कई लोग तो खाते भी होंगे, ठीक है। तो ये तो रूट का रूपांतरण है, जबकि पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो स्टेम का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन। एक रूट के मॉडिफिकेशन से बना है और एक स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना है, पर दोनों का फंक्शन एक ही है, फूड को स्टोर करना, स्टोरेज। बिल्कुल सही। स्वीट पोटैटो बिल्कुल सही, और पोटैटो दोनों का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो किस सारे के सारे फंक्शन समझ में आएंगे, पांचों के पांचों एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनालोगस, सिमिलर फंक्शन होंगे, ठीक है, सिमिलर फंक्शन होंगे, पर इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होंगे। सारे एग्जांपल मेरे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो। आज आपका एक क्वेश्चन नीट का पक्का है, ठीक है, 1 क्वेश्चन 100% है। आप बताओ यहां तक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा? हाँ, जो विलेज में रहते हैं ना वो लकी हैं भाई, ठीक है, क्योंकि वहीं प्योर एयर, वहीं प्योर वाटर और वहीं प्योर फूड बचा है, और कहीं नहीं है, और तो सब गंदगी है यार, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, PMS, ठीक है। कश्मीर में स्वीट पोटैटो शायद नहीं होता, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं कश्मीर रहा था, ठीक है, उस समय मुझे तो नहीं मिलता था वहां, तो सिंपल, ठीक है, नहीं मिलता था वहां, ठीक है। चीजें वो थोड़ी सी बहुत कम, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत कम चीजें थी यार खाने की, ठीक है। हाँ, पर डल लेक के किनारे किनारे चाय पीने जरूर जाता था मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वहाँ चाय की शॉप्स है बहुत सारी, ठीक है, बड़ा बढ़िया बनाते हैं, गजब एकदम काढ़ा। मक्के की रोटी, चलो आ जाओ, रोटी इधर आ जाओ, खाने पे चले गए तुम सीधे सीधे। अब एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं दे रखा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा एक ऐड कर दिया है, थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बिहार में बहुत होता है स्वीट पोटैटो, ठीक है, बिल्कुल सही। यूपी में भी होता है स्वीट पोटैटो, खूब अच्छे से होता है, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड का एटमॉस्फेयर अच्छा है यार, घूमने वाला है, ठीक है। कश्मीर का भी अच्छा है, उत्तराखंड का भी अच्छा है। उत्तराखंड का तो फिर पहाड़ी इलाका है यार, बहुत अच्छा है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब समझना मेरी बात, वेस्टिजियल ऑर्गन की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन भाई क्यों है हमारे अंदर, यानी कभी तो फंक्शनल हुआ करते थे, यानी अगर ये हमारे पूर्वजों में फंक्शनल थे, हमने इनका यूज नहीं किया, इसलिए हमारे अंदर वेस्टिजियल हो गए, और हमारे आगे के जो लाइफ आएगी, ठीक है, उनमें तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इसका मतलब ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, आप समझ रहे हो, यानी जिस ऑर्गन का हम यूज कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, जिसको यूज नहीं करेंगे वो गायब हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं बुद्धि का यूज किया करो भाई, ठीक है। यूज करोगे तो वो डेवलप होगी, यूज नहीं करोगे तो वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगी वो, समझ गए। चलो यहां पर आ जाओ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा। द ऑर्गन विच आर, बस एग्जांपल याद रखो, वेस्टिजियल ऑर्गन जिनका हम यूज किया करते थे हमारे पूर्वज, पर हमारे अंदर यूज नहीं होते, जैसे निक्टेटिन मेम्ब्रेन, इसको प्लाइका सेमिल्यूनैरिस बोलते हैं, निक्टेटिन मेम्ब्रेन, ठीक है। आंखों के अंदर देखो ये रेड रेड होती है, यहां पर रेड रेड, ठीक है, यहां अंदर की साइड में रेड होगी, यार ये हमारे अंदर क्या कर रही है, क्योंकि निक्टेटिन मेम्ब्रेन तो एम्फीबिया में काम करती है अच्छे से। एम्फीबियंस क्या काम करते हैं, पानी में जाते हैं तो इसको आइस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको चढ़ा करके, ऊपर आते हैं फिर खोल लेते हैं इसको, ठीक है, तो वहां काम आती है। तो यानी ये कहीं ना कहीं बताती है हम सबका इवोल्यूशन या ओरिजिन कहीं ना कहीं उन एनिमल से हुआ है जो पानी में भी रहा करते थे। सिंपल सी बात है, बता रही है, ठीक है, समझ रहे हो। ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ ईयर, देखा कुछ बच्चे तो अपने कान को हिला लेते हैं, ऐसे 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 मूव कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और पहले के एनिमल्स भी अपने ईयर को मूव करना जानते थे, ठीक है, या समझ रहे हो, क्योंकि पर धीरे धीरे हम क्या हो गए, अगर मैं अपनी ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन टॉप लेवल पर आ गई। ह्यूमन का भाई ह्यूमन को लगने लगा कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम किसी भी एनिमल के ऊपर राज कर सकते हैं, हम सारे एनिमल को अपना गुलाम बना सकते हैं, सारे एनिमल हमसे डरते हैं। तो ह्यूमन का डर खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया, नहीं जैसे जंगल में जाते हैं तो चौकन्ना रहना पड़ता है, एकदम आंखें एकदम अलर्ट, कान घूम रहे हैं एकदम अलर्ट कि अभी अटैक ना हो जाए मेरे ऊपर। तो उनके ये मसल्स फंक्शन में थे, पर जैसे जैसे हम मैच्योर हो गए और बड़े हो गए और समझदार हो गए, और बड़े का मतलब है और डेवलप हो गए,
डर खत्म हो गया तो हमने इन मसल्स को यूज करना बंद कर दिया, हमारे लिए वेस्टिजियल बन गए। और हैं, यानी हमारा इवोल्यूशन उन एनिमल से हुआ जिनमें फंक्शनल हुआ करते थे, ठीक है। सेगमेंटल मसल्स और एब्डोमेन, देखते हैं ना कुछ लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं और अपने एकदम अच्छे से एप या पैक्स डेवलप करते हैं पेट के ऊपर अच्छे से, कहते हैं यार 6 पैक, ठीक है, आप समझ रहे हो, देखे होंगे, ठीक है, आपने लोगों को, और बड़ा दिखाते हैं यार ये 6 पैक, ठीक है, पेट के ऊपर, बताते हैं कि हम गोरिल्ला लाइक एनिमल से बने हैं, क्योंकि पहले हमें इनकी जरूरत क्यों थी, इन मसल्स की, एब्डोमिनल के, क्योंकि हम झुक के चला करते थे, ठीक है, हम बाइपीडल लोकोमोशन नहीं करते थे, हम टेट्रापीडल लोकोमोशन करते थे। तो ये मसल्स हमारे ऑर्गन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये मसल्स हमारे ऑर्गन को होल्ड कर, पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे टेट्रापीडल से बाइपीडल पर आए तो इन मसल्स का काम खत्म हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि हम ह्यूमन बन गए और खा पी करके हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर चर्बी चढ़ा ली, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, हाँ समझ रहे हो, हाँ चर्बी 2 तरीके से चढ़ सकती है, खूब खाने से और एक्सरसाइज ना करने से, और ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो स्ट्रेस भी खतरनाक होता है, ठीक है, हाँ तो समझ में आया। तो धीरे धीरे सेगमेंटल मसल्स हमारे अंदर है, यानी कभी ना कभी हम टेट्रापीडल लोकोमोशन करते थे, समझ रहे हो ना, यानी हम उन एनिमल से बने जो टेट्रापीडल लोकोमोशन करते हैं, लाइक डॉग, क्लियर है बिल्कुल। चलो, वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स ये बताती है कि हमारी भाई वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स क्या है, सीकम पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, सीकम धीरे 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 रिड्यूस हो गई और छोटी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, यानी कभी हमारी सीकम बड़ी थी, यानी कभी ना कभी तो हम हर्बीवोर्स थे, हम हरी सब्जियां खाते थे, हर्बीवोर्स थे, इसलिए सीकम हमारी बड़ी थी। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री के नाल सबसे बड़ी होती है, ओमनीवोर्स की उनकी छोटी होती है और कार्निवोर्स की और छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, होल्डिंग टाइम ज्यादा चाहिए, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल उनकी बड़ी होती थी, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का होना बताता है कभी ना कभी तो हम हर्बीवोर्स रहे थे, क्लियर है, यस या नो। ठंड आ गई, सनी यादव, अबे ठंड इधर आ जा बेटा, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वाला कंसेप्ट क्लियर है। और कॉकेक्स या टेल बोन, टेल बोन हमारे अंदर है, कभी कभी बढ़ भी जाती है, टेल निकल आती है, यानी कभी हमारे अंदर टेल हुआ करती थी, टेल बोन का होना बताता है, पर अभी टेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेल का काम बैलेंसिंग में था, अब बैलेंसिंग हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। थर्ड मोलार, विजडम टीथ, पहले हमारा माउथ बाहर था, हम खाने के लिए जीते थे, पर आज के डेट में क्या हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा माउथ बाहर था, प्रोगनेथा थे हम, प्रोगनेथा, माउथ बाहर था, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ शिकार किया करते थे, खाने के बारे में सोचते थे, और इस थर्ड मोलार को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया करते थे, खाना ही खाना ही खाना ही, और कुछ नहीं करना, ठीक है। पर धीरे धीरे हम प्रोगनेथा से ऑर्थोगनेथा हुए, चिन्ह बाहर आई, माउथ अंदर चला गया, यानी हमारी थर्ड मोलार टीथ हमारी वेस्टिजियल हो गई, अब आज की डेट में कोई काम नहीं करती। इसका होना बताता है कि हम पहले प्रोगनेथा थे, ठीक है। निप्पल इन मेल, भाई मेल में निप्पल क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, मेल में निप्पल का काम क्या है, भाई समझ में आता है, फीमेल में निप्पल की रिक्वायरमेंट है, उसको बेबी को फीड कराना है, भाई मेल तो बेबी को फीड नहीं कराते, तो मेल में निप्पल कैसे बने, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बताता है मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश बाद में हुए हैं, समझ रहे हो, पहले कॉमन स्ट्रक्चर होता है एक, मतलब सब एक ही जगह से बने, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें आगे जाके डेवलप हुई हैं, ठीक है, चेंजेस हुए हैं। तो निप्पल को बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल और फीमेल एम्ब्रियो के अंदर निप्पल पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के कह सकते हो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिवेट होते हैं और जाकर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज आते हैं, ठीक है, यानी निप्पल उससे पहले बन जाते हैं, क्लियर है। यानी इनका बनना ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम सबके एंसेस्टर एक ही थे, मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश भी नहीं थे, ये भी पहले पहले एक ही से ओरिजिनेट हुए, एक ही तरीके से, ठीक है, आप समझ रहे हो। चलो ये सारी बात समझ में आई। अब एक और है थ्योरेटिकल, ये भी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे काम किया, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स की एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की, उन्होंने कहा कि यार चाहे फिश हो, सैलेमेंडर हो, टॉर्टोइज हो, चिक हो, रैबिट हो, ह्यूमन हो, इन सबके एम्ब्रियो ध्यान से देखो, अर्ली स्टेज में सबके एम्ब्रियो ध्यान से देखो, सबके एम्ब्रियो सेम है,
यार ऐसा कैसे भाई? मैमल्स का एम्ब्रियो और फ्रॉग का एम्ब्रियो, फिश का एम्ब्रियो, इन सबके एम्ब्रियो तो एक जैसे लग रहे हैं। सबके पास गिल्स हैं, गिल स्लिट्स तो हैं ही कम से कम, ठीक है। सब एक जैसे कैसे हैं? समझ, सबका एक जैसा होना बताता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही जगह से बने हैं, हम सबके पूर्वज एक ही थे, ठीक है। ऐसे ही टपक नहीं गए आकर के, सिस्टमेटिक वे में क्रमबद्ध तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। ये एम्ब्रियोलॉजी का एविडेंस बताते हैं कि हम सबकी एम्ब्रियोनिक स्टेज काफी कुछ सिमिलर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज काफी कुछ सिमिलर है, और एडल्ट में आकर के चीजें चेंज हो जाती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में काफी कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। इसी पर काम किया था हैकल साहब ने। अब देखो हैकल साहब का कहना क्या, वॉन वियर, बीच में वॉन वियर भी आए थे, ठीक है। दुल्हन ने याद रखनी है, हैकल साहब की एक बात याद रखनी है बस। हैकल ने एक टर्म यूज किया, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। दिख रहा है क्या? हाँ नीचे दे रखा है। हैकल साहब ने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, इसको बायोजेनिक लॉ बोलते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है। हैकल साहब ने कहा, ठीक है, ऑन्टोजेनी यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, वो अपने फाइलोजेनी, अपने पूर्वजों की, ठीक है, डिफरेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ रहे हो ना? तो इसको थोड़ा सा करेक्शन किया था बॉनवियर साहब ने आकर के कि भाई इनके हिसाब से तो ठीक है, यानी अगर ह्यूमन का एम्ब्रियो देखोगे तो पहले वो फिश के एम्ब्रियो जैसा होना चाहिए, फिर वो सैलेमेंडर के एम्ब्रियो जैसा होना चाहिए, यानी सबके एम्ब्रियो जैसा होना चाहिए, उसको हर स्टेप पे गुजरना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तब वॉनवियर साहब ने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से तो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मैचिंग कर सकते हैं, पर एडल्ट स्टेज रिप्रेजेंट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो तो सबके एक जैसे ही होते हैं देखने में, समझ रहे हो? इसलिए आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिमिलरिटी दिखा सकते हो, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो चेंजेस आते हैं वो हर एक अपनी फाइलोजेनी को एडल्ट वाले कैरेक्टर के बेस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो ऐसा नहीं है कि फ्रॉग जैसा हो जाएगा, ह्यूमन का एम्ब्रियो ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के मछली जैसा हो जाएगा, या आगे जाके क्रोकोडाइल जैसा हो जाएगा, रेप्टाइल जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इन सबकी एम्ब्रियोनिक स्टेज वो सेम होती हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेज। ये थोड़ा सा वॉनवियर साहब ने थोड़ा सा करेक्शन किया था। ये थोड़ा एक लाइन ये ध्यान रखनी है वॉनवियर साहब की। He noted that embryos, इन्होंने क्या बोला? Noted that embryos never pass through the adult stage of the other animal. ये other animal की adult stage never pass through adult stage of other animal, ये other animal की adult stage से pass नहीं करते, only और only embryonic stage से ही pass करेंगे। ये बस थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया था। बाद बाकी का बायोजेनिक लॉ याद रखना है, अकॉर्डिंग टू हैकल, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, और लास्ट में एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक बात है। जैसे मैं गधे का ब्लड निकालूं, कुत्ते का ब्लड निकालूं, ठीक है, इंसान का ब्लड निकालूं, या किसी भी एनिमल का ब्लड निकालूं, सबके अंदर आरबीसी देखने को मिलेंगे, सब में आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, सबके अंदर आपको एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहां तक बताओ बीएमएस, यानी कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के सिमिलर हैं, हम के अंदर, हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बहुत एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं जो कहीं पूछा गया था, इसलिए वो एग्जांपल मैं इस तरह लिख देता हूं उसके अंदर। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा कॉमन डाइजेस्टिव एंजाइम है, आप जानते हो, एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन,
अगर मैं पेप्सिन की बात करता हूं, पेप्सिन, ठीक है, और ट्रप्सिन, तो पेप्सिन जो है ना ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑल जबकि ट्रप्सिन को हमने देखा, ट्रप्सिन प्रेजेंट इन ऑल इनवर्टिब्रेट एंड प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट। ऑल इनवर्टिब्रेट और ऑल वर्टिब्रेट, इन सब जगह ये देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रप्सिन, ट्रप्सिन और पेप्सिन। समझ में आया नहीं आया? पेप्सिन प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ट्रप्सिन प्रेजेंट इन ऑल इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट। यानी कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। पेप्सिन सारे वर्टिब्रेट में मिलता है, पर ट्रप्सिन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में, सब में मिलता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिस्ट्री से भी सिमिलर है। हम सब के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? कर दी। हाँ, थायरोक्सिन ऑल्सो प्रेजेंट इन टेडपोल ऑफ लार्वा, ठीक है, यानी मेटामॉर्फोसिस हो रही थायरोक्सिन, उसके पास भी है, थायरोक्सिन हमारे पास भी है, ठीक है। चलो, ये एक आया वो क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया मैंने। अब हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। एक पार्ट हमारा एविडेंस वाला खत्म हो गया, अब मैं रेडिएशन पर आ रहा हूं। एडेप्टिव रेडिएशन ये थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है, और टिपिकल चीजें नहीं है। इवोल्यूशन एक कहानी है, इसको समझो, इसको फील करो ना, तो बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे लोग बड़ा टिपिकल बताते हैं, कहते हैं यार बहुत टिपिकल है, टिपिकल है, क्या है टिपिकल, ठीक है। पर हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। तो मैं इवोल्यूशन का एक प्रैक्टिस सेशन और लूंगा, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा बैच के अंदर ही, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट कर दूंगा इवोल्यूशन का, बायोटेक का, इनके प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस भी हो जाए यार इनसे रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो उल्टा चलूंगा प्रैक्टिस सेशन के अंदर, ठीक है। इवोल्यूशन खत्म करते हैं, इवोल्यूशन का प्रैक्टिस सेशन, फिर बायोटेक का प्रैक्टिस, जैसे हम बैक में चले ना, तो बैक में प्रैक्टिस सेशन लगा लेंगे। मंकी के अंदर होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, वो डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर, सारे एनिमल्स में नहीं होती चीजें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बैक स्लाइड, बैक स्लाइड में तो कुछ ऐसा है नहीं। बैक स्लाइड में डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखे मैंने, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, नोट कर लो, पेप्सिन और ट्रिप्सिन नोट करो। एनसीईआरटी खोल के बैठो, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मिलेगी, एनसीईआरटी की लाइन ही डाली है मैंने इसके अंदर। डार्विन मामा कल आएंगे, आज लेमार्क मामा को लेकर के आएंगे, लेमार्किनिज्म कराऊंगा कल, टोटल डार्विनिज्म, और हीगो डिवरीज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी ना वो कराऊंगा, और मॉडर्न थ्योरी भी कराऊंगा, ठीक है। कल ही होगी मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। हाँ, कल मॉडर्न थ्योरी तक मैं करा दूंगा, ठीक है। डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, ये कल का टारगेट रहेगा, ठीक है। चलो हो गया, आगे आ रहा हूं। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। देखो नाम में छुपा हुआ एडेप्टिव, यानी एडेप्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। ये है एडेप्टिव रेडिएशन। अब पूरी कहानी समझाता हूं, उसके लिए मैं आपको पूरी जो एनसीईआरटी ने दे रखी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर समझ। एनसीईआरटी बता रही है कि ये कहानी है, जर्नी है, ठीक है, पूरी की पूरी गैलापागो आइलैंड की, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर डार्विन साहब की, ठीक है, तो डार्विन साहब नेचुरलिस्ट थे, एक नेचर के प्रेमी थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको 3 साल के लिए काम सौंपा कि भाई 3 साल तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें एक जहाज दे रहे हैं, एचएमएस वीगल नाम भी है उसका, एचएमएस वीगल, ठीक है। जहाज पर जाओ, ठीक है, और जर्नी स्टार्ट करो। 3 साल का टाइम देते हैं, पर 5 साल घूम के आए ये, भाई सरकारी पैसा मिल रहा है, सरकारी फैसिलिटी मिल रही है, तो 3 साल क्यों घूमेंगे, हम तो 5 साल घूमेंगे, ठीक है। 5 साल घूमे, तो इनका जो जर्नी था, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी 5 ईयर का था, ठीक है। 3 साल का काम मिला था, 5 साल में करके आए, ठीक है। और इस समय जब जर्नी पे गए थे तो उनको कुछ आइलैंड मिले थे, उन आइलैंड का नाम क्या था, गैलापागोस आइलैंड। कितने आइलैंड थे, 22 आइलैंड थे, गैलापागोस आइलैंड 22 आइलैंड थे। कुछ बेसिक लाइनें लिख दी है मैंने, ठीक है।
और इन 22 आइलैंड पर उनको लगभग 13 प्रकार के बर्ड्स देखने को मिले थे, जिनको हम डार्विन की फिंचेस के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? तो अब मैं थोड़ा कहानी बता दूं, ठीक है। इनको गवर्नमेंट ने एक काम दिया कि भाई जाओ, ठीक है, अपना जो यात्रा है वॉयगेज, ठीक है, उसको स्टार्ट करो और पूरे विश्व का भ्रमण करके आओ और कुछ ढूंढ के लाओ यार कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया में कहते हैं ना जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, नई नई स्पीसीज कैसे बनी, ये ढूंढो यार, उसके बारे में कुछ लेके आओ, इन्फॉर्मेशन जुटा के लाओ, हम आपके ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं। भाई निकल पड़े, 3 साल का टाइम दिया था, 5 साल तक पूरा करके आए, ठीक है। जब जा रहे थे रास्ते में तो इनको गैलापागो आइलैंड मिले, कुछ खास टाइप के आइलैंड जिनकी एक सीरीज थी, 22 आइलैंड की एक सीरीज थी जो आपस में कनेक्टेड थी। वहां पर उनको डिफरेंट टाइप के क्रिएचर देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारे क्रिएचर देखने को, टॉर्ट भाई उसका एक अलग अलग कहानियां है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टर्टल देखने को मिले इनको, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिले, उसके ऊपर उन्होंने लिख लेके, पर एनसीईआरटी ने उनका जिक्र नहीं किया। एनसीईआरटी ने डार्विन की फिंचेस का जिक्र किया है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले इनका पूरा मैं यात्रा समझाता हूं, कैसे उन्होंने मूवमेंट किया, एक बार देख लो, एक बार समझ लो, सिर्फ समझाने के लिए है। लंदन का केस था, लंदन से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। कहां से? लंदन से। लंदन से इन्होंने अपना वॉयगेज यात्रा स्टार्ट किया था 1831 में, ठीक है, 1831 का केस है, यहां से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। और यहां से लंदन से होते हुए यहां तक आए। यहां आने के बाद ये पूरा का पूरा इन्होंने इसको क्रॉस किया, यहां क्रॉस किया, और यहां पर एक सीरीज देखने को मिली इनको। यहां पर ये सीरीज थी गैलापागो आइलैंड की सीरीज, समझना, अभी इंडियन ओशियन में भी जाएंगे लौटते वक्त। तो ये उनको गैलापागो आइलैंड की एक पूरी सीरीज देखने को मिली है, गैलापागो आइलैंड। तो उसको मैंने अलग से दिखाने की कोशिश की है। तो देखो पूरी आइलैंड की एक सीरीज है, लगभग 22 आइलैंड हैं, 22 गैलापागो आइलैंड हैं। इन 22 गैलापागो आइलैंड पर इनको 13 प्रकार की 13 टाइप के फिंचेस देखने को मिले थे, ठीक है। ये सारे आइलैंड की सीरीज बनी हुई है, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाले बताता हूं मैं, इसको इन्होंने स्टडी किया और फिर यहां पर आइलैंड के बाद ये आगे निकल पड़े, निकल के ये इंडियन ओशियन की तरफ आए, पैसिफिक ओशियन में आए, और पैसिफिक ओशियन में आते आते फिर इंडियन ओशियन में एंटर कर गए, ठीक है। इंडिया तो नहीं गए, पर इंडियन ओशियन से होते हुए वापस ये अपने घर की तरफ चल पड़े, और ये यात्रा खत्म की इन्होंने 1836 में। 1836 में इन्होंने अपनी यात्रा को एंड किया, विराम दिया, ठीक है। तो लगभग 5 साल की यात्रा थी, ठीक है। बस एक थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा समझ में आता है यार, ऐसे एक मैपिंग होती है ब्रेन के अंदर। अच्छा, कुछ तरीके से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, अपना आइलैंड पर मूव किए थे, ठीक है। तो अब समझना इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे, क्योंकि इनको वही काम मिला था यार, ठीक है। तो उनको बहुत बड़ा काम मिला था, पर उस काम को बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया इन्होंने, थोड़ा मस्ती की साथ में। पर जब लौट रहे थे ना, जब रिटर्न कर रहे थे, तो एक एस्से पढ़ा था ना थॉमस माल्थस का, एस्से ऑन पॉपुलेशन, तो उससे उन्होंने कुछ आइडियाज निकाले, ठीक है। एस्से ऑन पॉपुलेशन से कुछ आइडियाज निकाले उन्होंने, ठीक है, थॉमस माल्थस, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और भी साइंटिस्टों की चीजों को स्टडी किया और अपने जो रिजल्ट देखे थे फिंचेस के ऊपर, उनको कंक्लूड करके उन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और उस बुक में सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया वेरिएशन के ऊपर, भिन्नताओं के ऊपर। उन्होंने बताया कि प्रकृति समय समय पर बदलाव करती है, इन बदलाव के अनुसार, ठीक है, जो एनिमल अपने को बदल लेता है, परिवर्तन कर लेता है, प्रकृति उसको उस वातावरण में रहने का मौका देती है। जो नहीं कर पाता, प्रकृति उसको डिस्कार्ड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। एडेप्टेशन, लॉ ऑफ एडेप्टेशन, उसमें भी सर्वाइव वो कर पाता है जो डिफरेंट, मतलब सबसे बेहतरीन है। भाई इसकी ऐसे वेरिएशन आते हैं, कोई कम, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा। उन वेरिएशन में जो सबसे बेहतरीन होता है अकॉर्डिंग टू नेचर उसको मौका देती है आगे बढ़ने का, ठीक है। बात बाकी के रह जाते हैं पीछे। तो वही इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब समझो, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, बहुत तगड़ी डाइवर्सिटी को उन्होंने स्टडी किया था यहां पर क्रिएचर्स की, ऑफ द पर्टिकुलर किस पर, पर्टिकुलर इंटरेस्ट,
स्मॉल बीक बर्ड्स, जिनको हमने नाम क्या दिया, डार्विन फिंचेस, ठीक है। ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। इन्होंने देखा यार एक ही आइलैंड में इतनी वैरायटी, ये कैसे पॉसिबल है। ऑल द वैरायटी आर इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, और सारी वैरायटी खुद ही आइलैंड में इवॉल्व हुई हैं इटसेल्फ। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग, जिसमें जो मेन ओरिजिनल फिंचेस थे वो सीड ईटिंग फिंचेस थे। मैनी अदर फॉर्म विच अल्टर्ड बीक, देखा है अदर के अंदर से बीक में अल्टरेशन देखने को मिल रहा था, बीक की चोंच होती है ना, उसमें आगे चेंज देखने को मिल रहा था, ठीक है। जैसे जो क्यों हुआ, क्योंकि कुछ इंसेक्टिवोरस थे, ठीक है, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थे जो फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंज हुई, समझने की कोशिश करना, जैसे ओरिजिनल सीड ईटिंग एंसेस्टर थे इन फिंचेस के, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ ऐसी जगह गए जहां पर पेड़ों पर फ्रूट्स लगा करते थे, पेड़ों पर फ्रूट्स लगा करते थे। जब पेड़ों पर फ्रूट्स लगे हुए हैं तो इन्होंने क्या काम किया, फ्रूट्स खाना चालू कर दिया। इन फिंचेस ने फ्रूट्स खाना चालू कर दिया। जब इन फिंचेस ने फ्रूट्स खाना चालू किया तो इनकी बीक का मॉडिफिकेशन फ्रूट्स ईटिंग के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। कई जगह ऐसी थी जहां पर पेड़ नहीं थे, कटीले वृक्ष थे, कटीले वृक्ष थे, कैक्टस बोलते हैं, कटीले वृक्ष कैक्टस। तो इन्होंने अपनी बीक को कैक्टस को खाने के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, तो कैक्टस ईटिंग बीक्स बन गए इनके। कई जगह ऐसी थी जहां पर पेड़ों में सुराख हुआ करते थे, समझना, इन पेड़ों में सुराख हुआ करते थे और इनके अंदर होते थे इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट को खाना है तो ये बर्ड यहां पर आकर के बैठते थे, समझना, और अपनी बीक से एक लकड़ी इसके अंदर डाल देते थे, वुड पिकर थे, और इंसेक्ट बाहर आते थे तो उनको खा लेते थे। तो इन्होंने अपनी बीक को इंसेक्ट ईटिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया, इंसेक्ट को खाने के हिसाब से मॉडिफाई किया, इन्होंने कैक्टस को खाने के हिसाब से मॉडिफाई किया, इन्होंने फ्रूट्स को खाने के हिसाब से मॉडिफाई किया, समझना। यानी वहां पर अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिले इनको, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो डिफरेंट वैरायटीज हैं नेचर में, डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनको बनाने के लिए नेचर रिस्पॉन्सिबल है। नेचर समय समय पर अलग अलग टाइप की चीजें क्रिएट करती है, उसके अनुसार परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन जो ओरिजिनल जो फिंचेस थे वो सीड ईटिंग थे, ये बीज खाया करते थे, ठीक है। बाद में और वेरिएशन इनके अंदर, आगे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में नेचर ही डिफरेंट स्पीसीज या वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की होती है, जो उसके अकॉर्डिंग अपने को एडेप्ट कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, नेचर उसको स्वीकार कर लेती है, एडेप्ट कर लेती है और उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। इस प्रकार से वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो ये इनका कंसेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन का, ये इन्होंने बताने की कोशिश भी की यहां पर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिविंग जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इन्होंने कहा ये सारी की सारी फिंचेस एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई हैं, सारी की सारी फिंचेस एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है। इट इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में गए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अंदर चेंज किए, तो इट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि बेसिक सारी फिंचेस एक जैसी ही थी, इनके मेन जो एंसेस्टर थे वो सीड ईटिंग थे, समझ रहे हो। इंटरनल एटॉमी मॉर्फोलॉजी सबकी लगभग एक जैसी थी, पर फंक्शन अलग अलग थे क्योंकि बीक में मॉडिफिकेशन इन्होंने कर लिए थे। क्लियर है, ये ध्यान रखना है डार्विन की फिंचेस से रिलेटेड, ठीक है। जो किस पे डिपेंड कर रहे थे, हैबिटेट के ऊपर। इसी को एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही जगह से स्टार्ट हुए थे। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिविंग जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही जगह से स्टार्ट हुए थे और आगे आगे अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया हैबिटेट के अंदर गए, वहां के हिसाब से इन्होंने अपने को एडेप्ट किया। सो इट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन।
डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिनन। अदर एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल, दो एग्जांपल और हैं इसी के एडेप्टिव रेडिएशन के, ठीक है। एक तो हो गया डार्विन की फिंचेस, बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया। एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब है अनुकूलन, रेडिएशन का मतलब है एक साथ कई स्पीसीज बन रहे हैं कम ड्यूरेशन के अंदर, जिनकी बीक के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है और बन रहे हैं ड्यू टू एडेप्टेशन, अनुकूलन अपने वातावरण के अनुसार, ठीक है। पर सबकी बेसिक एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, फंक्शन में अंतर है, तो इट इज अ टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, समझ रहे हो। तो डार्विन की फिंचेस में देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इन्होंने बताया कि डार्विन की फिंचेस के अलावा इनको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में भी देखने को मिला। पहले समझो, पहले ऑस्ट्रेलिया पेंजिया का पार्ट था, यानी अर्थ के मेन पार्ट से जुड़ा हुआ था। जब मेटेरॉइड्स आए थे और डायनासोर्स अलग हुए थे, तो वो समय समझो उससे पहले की घटना है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया मेन पेंजिया से अलग हुई और बीच में पानी आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग से आइलैंड बन गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली कौन थे? मार्सुपियल, जो अलग हो गए, ठीक है। पूरी अर्थ पर मार्सुपियल नहीं थे, मेन मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में कह सकते हो कि अपने को उन्होंने हाइड कर लिया था डायनासोर से बचने के लिए। तो पेंजिया जब से अलग हुआ ऑस्ट्रेलिया, तो डायनासोर से बच गए, इसलिए और कोई वहां पर नहीं जा पाया और उन्होंने फिर खुल करके अपना वहां पर एवोल्यूशन किया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में जाकर के इन्होंने अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन किए कम टाइम के अंदर। पूरी रेडिएशन का मतलब है एक ही जगह से ओरिजिनेट होकर के डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल्स बनाए। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और ऐसी वहां तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अब जो पेंजिया का पार्ट बचा हुआ था, यहां पर प्लेसेंटल मैमल का सेम वैसे ही डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल है, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये मैंने डायग्राम भी डाल दिया है, ठीक है। ये वुड पिकर थे, मतलब थोड़ा सा इसे आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप के फिंचेस डेवलप हुए थे। फ्रूट ईटर, इंसेक्ट ईटर, कैक्टस ईटर, सीड ईटर, मेन 4 प्रकार के थे। तो इनकी बीक में मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, चोंच में, बीक में, ठीक है। थोड़ा एक आइडिया मैपिंग होती है ब्रेन के अंदर। अगला एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। देखो सारे मार्सुपियल एक ही जगह रहा करते थे, एक ही जगह, एक ही कॉमन एंसेस्टर थे सबके, एक ही जगह। अब ये एक अलग जियोग्राफिकल रीजन में चले गए, ये अलग चले गए, ये अलग चले गए, तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से सबने अपने अंदर क्या कर लिए? मॉडिफिकेशन। तो डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल देखने को मिल रहे हैं, सभी मार्सुपियल हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। डिफरेंट मार्सुपियल बन रहे हैं। ऐसे प्लेसेंटल मैमल का भी एग्जाम्पल है सेम, ठीक है। और यहां पर हमने समझाने की कोशिश की है, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जैसे मोल है, ठीक है, एंट ईटर है, माउस है, लेमुर है, ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल है, बॉबकैट है, वॉल्फ है, ऑल आर प्लेसेंटल मैमल। तो प्लेसेंटल मैमल एक बेहतरीन एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ऐसे ही मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जांपल हो गया दूसरा, और तीसरा एग्जांपल मैंने बताया यहां पर आपको डार्विन की फिंचेस। तो 3 एग्जांपल बताए हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, ठीक है। अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अलग अलग एरिया में हुए हैं। अगर मैं एडेप्टिव रेडिएशन की बात करता हूं, तो एडेप्टिव रेडिएशन ध्यान रखना है आपको, जिसमें हमने डार्विन की फिंचेस की बात की है गैलापागो आइलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, प्लेसेंटल मैमल्स की बात की है ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जहां प्लेसेंटल मैमल्स ने, भाई मैमल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मार्सुपियल होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो जिनमें प्लेसेंटा होता है, ठीक है। मार्सुपियल क्या करते हैं? पाउच बियरिंग होते हैं, जैसे कंगारू हैं, ठीक है। तो मैमल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे जब ऑस्ट्रेलिया बना, तब उस समय बीच में पानी आ गया, तो मार्सुपियल अलग चले गए और प्लेसेंटल मैमल अलग रह गए, ठीक है। तो इधर साइड में प्लेसेंटल मैमल ने ग्रोथ की और पानी के उस साइड में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने ग्रोथ की। तो इस तरीके से इवोल्यूशन दोनों का अलग अलग हुआ, और तीनों बहुत अच्छे एग्जांपल हैं एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, ठीक है। अब एक बात और कही गई कि 2 अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को एक साथ रखा जाए, समझना, 2 अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक साथ रखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपस में सिमिलरिटी लेकर के आते हैं। जैसे अगर मैं मोल को, जो एक प्लेसेंटल मैमल है, मार्सुपियल मोल के साथ रखूं एक ही जगह, दोनों को साथ साथ,
तो ध्यान से देखोगे इनके अंदर सिमिलरिटी आना चालू हो जाएगी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। एंट ईटर को अगर नमबैट, ये भी एक एंट ईटर ही है, ठीक है, पर मार्सुपियल है, के साथ साथ रखोगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सिमिलरिटी आ जाएगी, एंट ईटर और नमबैट। अगर मैं माउस को, मार्सुपियल माउस को साथ साथ रखूं तो इनके अंदर सिमिलरिटी आ जाएगी। लेमूर और स्पॉटेड कस्कट को साथ साथ रखूं तो इनमें सिमिलरिटी आ जाएगी, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फेरेंशियल को साथ साथ रखूं तो इनमें सिमिलरिटी आ जाएगी। बॉब कैट और तस्मेनिया टाइगर कैट को साथ साथ रखूं तो इनमें सिमिलरिटी आ जाएगी। वुल्फ और तस्मेनिया वुल्फ को साथ साथ रखूं तो इनमें भी सिमिलरिटी आ जाएगी। यानी ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है। जब दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को साथ साथ रखोगे तो सिमिलरिटी आ रही है। फंक्शन, एक मार्सुपियल है, एक मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल है, पर दोनों के अंदर सिमिलरिटी आ रही है, समानता आ रही है। ये क्या बता रही है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ गए? ये तो बताया था ना मैंने आपको। दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को जब आप साथ साथ रखते हो, ठीक है, मानो दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को जब आप साथ साथ रखते हो, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, समझना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ले लो, ठीक है, एक प्लेसेंटल मैमल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये समझना, ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है। ये क्या है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये भी क्या है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पर अगर दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को एक साथ रखा जाए, समझना, जब दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को एक साथ रखा जाए तो कौन सा एवोल्यूशन हो रहा है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ रहे हो? इसी को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। समझ रहे हो? इसी को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवोल्यूट, ठीक है, इवॉल्विंग इनटू द वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स, ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, ठीक है। प्लेसेंटल वुल्फ एंड टस्मेनिया वुल्फ, ठीक है, ये मार्सुपियल है, ठीक है, एक प्लेसेंटल एक मार्सुपियल है, पर इनके अंदर क्या नजर आ रहा है? सिमिलरिटी नजर आ रही है। तो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन को जब एक साथ रखा जाता है ना, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वन कैन कॉल द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। व्हेन मोर देन, ऐसे याद रखो, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा, appear to have occurred in a isolated geographical area, एक साथ रखा जाए तो वो आपस में मिलकर के कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, समझ रहे हो? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ में आया नहीं आया ये बताओ? तो वो पैरेलल तब यूज करोगे, पैरेलल, वैसे पैरेलल मत याद रखो, ठीक है, पैरेलल का टर्म मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उनके बीच में कन्वर्जेंट हो रहा है तो वो पैरेलल हो जाता है, पर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है, तब पैरेलल टर्म आता है, नहीं तो कन्वर्जेंट याद रखो, ठीक है। पैरेलल एक जमाने में कराते थे यार, ठीक है, एक जमाने में तो मैं बहुत सारी चीजें कराता था ओडम से रिलेटेड, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें बहुत आती थी, पर अब हमें बस वही फोकस करना है जो आएगा नीट के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आया नहीं आया? ये हमारा पूरा का पूरा यहां पर आकर के खत्म होता है।
एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब मैं लेमार्किनिज्म करा रहा हूं, छोटा सा ही है लेमार्क की कहानी। ठीक है, बायोजेनिक लॉ दे रखा है, ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में अगला हेडिंग दे रखा है। ठीक है, बायोजेनिक लॉ। एनसीईआरटी में दे रखा है बायोजेनिक लॉ, जिसमें हम 3 साइंटिस्टों का जिक्र करेंगे। एनसीईआरटी ने तो मेनली जो एक्सप्लेन किया है वो डार्विन साहब को किया है। ठीक है, पर थोड़ा सा लेमार्क की बात की है, डार्विन साहब की बहुत ज्यादा बात की है, और थोड़ी सी उन्होंने हीगो डिवरीज की बात की है। तो लेमार्क और हीगो डिवरीज को तो कल कराऊंगा आज मैं, डार्विन और हीगो डिवरीज को कल कराऊंगा, लेमार्क की छोटी सी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, लेमार्क साहब ने जिराफ का एग्जाम्पल देकर के बहुत सारी बातें कह डाली। ठीक है, अब समझना लेमार्क साहब की बात क्या थी। एक छोटा सा उन्होंने लॉ दिया, मैंने लिख दिया ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, लेमार्क की थ्योरी क्या थी? थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, लेमार्क साहब का मानना था कि कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बनेगा, लोहार का बच्चा लोहार ही बनेगा। आप समझ रहे हो, ऐसा मानना था किसका? लेमार्क साहब का था, लेमार्क साहब का। तो लेमार्क साहब कहते थे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आप अपने परिवार से, फैमिली से, वातावरण से, नेचर से जो कैरेक्टर एक्वायर्ड करते हो, वही कैरेक्टर आपके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आप जिन ऑर्गन को यूज ज्यादा करोगे उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जिनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा वो अगली जनरेशन में इनहेरिट कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोहार हो तो आपके दाहिने हाथ की मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगे, तो जब आपके नए जनरेशन आएगी तो उसके दाहिने हाथ की मसल्स पहले से ही स्ट्रांग होंगी। ठीक है, ऐसा इनका मानना था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनके 4 पोस्टुलेट थे इनकी थ्योरी के। इन्होंने बोला, ठीक है, इंटरनल फोर्स, इन्होंने बोला हर जीव के अंदर एक आंतरिक फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, हर जीव के अंदर। अब ये फोर्स उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये फोर्स नए नए ऑर्गन बनाता है, समझना, उस डायरेक्शन में जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये फोर्स क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। तो उन्होंने कहा कि ये फोर्स नए नए ऑर्गन बनाता है और उन ऑर्गन का डेवलपमेंट उसके यूज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी वो ऑर्गन तब बनेंगे जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और उनका जितना यूज करेंगे तो उनका डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, और जितना डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो उनके अगली जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑल चेंजेस ट्रांसफर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये 4 बातें कही कि हर एक जीव के अंदर एक इंटरनल फोर्स होता है जो नए नए ऑर्गन को बनाता है, और उस डायरेक्शन में बनते हैं जिस डायरेक्शन में इनका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, और धीरे से ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और उन्होंने एग्जांपल भी दिया जिराफ का। उन्होंने कहा देखो, जिराफ पहले घास खाया करता था, गर्दन छोटी होती थी, घास खाया करता था, धीरे धीरे क्या हो गया, घास खत्म हो गई, इसने गर्दन को उठाना चालू कर दिया। ठीक है, अब फोर्स कहां काम करेगा? इसकी नेक के ऊपर। तो धीरे धीरे फोर्स ने इसकी नेक के मसल्स का डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। ठीक है, इसने इन मसल्स को और यूज किया, तो इसकी जनरेशन के अंदर ये लॉन्ग नेक वाले जिराफ बनने चालू हो गए, और नीचे की घास खत्म हुई, वो पेड़ और ऊपर खाना चालू कर दिया, और खाना चालू कर दिया, तो नेक इसकी लंबी होती चली गई, और ये चेंजेस उसकी अगली जनरेशन में इनहेरिट हो गए। ये एग्जांपल दिया था लेमार्क साहब ने। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर बाद में इनकी थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे वीजमान, उन्होंने पढ़ा भाई क्या बोल रहा है भाई ये। ठीक है, चलो मान लेते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये तो सही बोल रहे हैं ये, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिन ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करोगे उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जिनको यूज कम करोगे उनका डेवलपमेंट कम होगा, सिंपल सी बात। पर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये बात जमी नहीं यार। ठीक है, समझ रहे हो, ये बात नहीं जमी। तब वीजमान साहब ने अपनी एक थ्योरी दी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। तो वीजमान साहब ने कहा कि यार बॉडी के अंदर 2 टाइप के प्लाज्म होते हैं। ठीक है, एक सोमैटोप्लाज्म और एक जर्म प्लाज्म। समझना, इनका कहां खोए पड़े हो लेमार्क साहब। एक तो था सोमैटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म जो 2n सेल्स होती है उसके अंदर होता है, जर्म प्लाज्म गैमीट के अंदर होता है, गैमीट।
इन्होंने कहा कि अगर आप सोमेटोप्लाज्म में चेंज करते हो तो नेक्स्ट जनरेशन में चेंज ट्रांसफर नहीं होंगे। हाँ, जो गैमीट होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चेंज जो गैमीट के अंदर होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स के अंदर होने वाले चेंज कभी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया वीजवान साहब ने। उन्होंने चूहे पकड़े, चूहे की पूंछ काटी, उसके बच्चे के पूंछ आ गई, फिर पूंछ काटी उनकी भी। तो ऐसे लगभग 21 जनरेशन तक उन्होंने चूहे के बच्चों की पूंछ काटी, पर उन बच्चों के जब बच्चे आए तो उनमें पूंछ थी, टेल थी। इससे प्रूफ हो गया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होता अगर सोमेटोप्लाज्म में कोई चेंज होता है। हाँ, जर्म प्लाज्म में अगर चेंज होगा, गैमीट्स में चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नो डाउट इनहेरिटेंस होगी उसकी, ठीक है। बड़ी वाली बात ही नहीं की, तो ये वाली बात डिस्कार्ड कर दी गई। इसके चक्कर में उनकी पूरी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई लेमार्क साहब की। तो लेमार्क साहब तो गलत है, जबकि उनकी कुछ बातें बिल्कुल सही थी। क्या? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये सही थी, बस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली बात गलत थी। समझ गए? तो ये थी लेमार्क की कहानी। अब अगले लेक्चर में मैं, ठीक है, डार्विन साहब की कहानी सुनाऊंगा जो बहुत तगड़ी है, ठीक है, बहुत तगड़ी कहानी है, ठीक है। टाइम भी पूरा होता है आज, तो अगले लेक्चर में मैं डार्विन साहब की कहानी लेके चलूंगा, हीगो डे व्रीज साहब की म्यूटेशन की थ्योरी लेके चलूंगा, ठीक है, और ये बायोजेनिक लॉ खत्म हो जाएगा और लास्ट में मॉडर्न थ्योरी लेकर के आऊंगा। तो 3 थ्योरी कराने वाला हूं कल के लेक्चर में, समझ लो। डार्विन साहब आएंगे, डार्विन मामा आपके, ठीक है, हीगो डे व्रीज मामा भी आएंगे, ठीक है, और मॉडर्न थ्योरी में इन सारे मामाओं का जो भी लेखा जोखा है वो सब आएगा। समझ गए? तो भाई आ जाना, कल आपके मामा आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बैक स्लाइड, ओके। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कल ही आएगा क्योंकि कल डार्विन साहब आएंगे, तो डार्विन साहब के केस में इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आएगा। क्लियर है बिल्कुल? भाई मामा मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम लोग मामा मामा लिख रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो? पता नहीं तुम क्यों लिख रहे थे, लिख रहे थे तो मैंने मामा बोल दिया। चाचू लिखते तो मैं चाचू बोल देता, ठीक है। तुम्हें मामा से प्यार ज्यादा है तो मामा लिख दिया मैंने, चाचू से प्यार ज्यादा करोगे चाचू लिख देंगे। समझ रहे हो ना? आया नहीं आया बताओ? अब सही से बताओ, इवोल्यूशन का फील आ रहा है ना? थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि इवोल्यूशन है क्या? एनसीईआरटी साथ रख के बैठो, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्रिस्टल क्लियर होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप हो, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो लास्ट चैप्टर है, इसको एकदम फील करके पढ़ाऊंगा। अच्छा बीटी चाचू, चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो कंप्लीट है। अब मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है। और बता दिया है मैंने, पूरा शेड्यूल बता दिया है कि आपको एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर मिल जाएगा द्रोणा का, जिसमें सारे पीवाईक्यूज होंगे, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन होगी, ठीक है। और सैटरडे को मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, ठीक है, निर्णायक के अंदर लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। उसमें पूरी एनसीईआरटी होगी और हर टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, सैटरडे और द्रोणा के अंदर, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।